तो ये है बनारस। और जिस चीज़ के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिस बात के लिए, आपकी अपकमिंग फिल्म आज़ाद। तो जैसा कि आज़ाद नाम से ही लगता है कुछ बड़ा, शायद चंद्रशेखर ये आज़ाद सबसे पहले याद आ जाते हैं। तो आज़ाद यानी क्रांति, क्रांति की बात, कुछ नएपन की बात, उस दौर की बात। क्या है इस फिल्म में नया आपकी पिछली फिल्मों को लेकर? सर, सबसे पहला सवाल अभिषेक सर से। मैंने जो फिल्में आज तक बनाई हैं उनमें हमेशा मैंने कोशिश रखी है कि कुछ नया बोलूं, कुछ 8 फिल्में बनाई हैं आज तक मैंने। इस फिल्म में भी ऐसी कोशिश है मेरी। इन दोनों के अलावा हमारी फिल्म में एक और एक्टर कह लो इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, वो है हमारा घोड़ा। और ये कहानी मैंने एक्चुअली घोड़े और लड़के के बारे में लिखी थी, और ये कहानी मेरे साथ काफ़ी सालों से रही है। इनफैक्ट इसका स्क्रिप्ट मैंने 2017 में लिखा था, और फिर मुझे मौके की तलाश थी, जब मुझे मौका मिलेगा ये फिल्म बनाने का, जब सही लोग जुड़ेंगे इसके साथ, और जब ऊपर वाला कहेगा कि ये वक्त आ गया है तुझे ये फिल्म बनाने का, तब शायद ये फिल्म बन जाएगी। और आज इतने सालों बाद हम ये फिल्म आपके लिए लेके आ रहे हैं। पर इसमें नया ये है कि एक आज हम सब जानवरों से इतना प्यार करते हैं, और कहते हैं कि डॉग इज़ अ मैन्स बेस्ट फ्रेंड, एंड लोग बहुत अटैच्ड होते हैं अपने पेट्स के साथ, एक ऑलमोस्ट ह्यूमन बॉन्ड बन जाता है उसके साथ। बट आप सोच सकते हैं कि 1920 में जब गाड़ियाँ नहीं थी और इंटरनेट नहीं था और इंस्टाग्राम नहीं था और कम्युनिकेशन और कम्यूटिंग का कोई सहारा नहीं था, तब एक घोड़े और एक इंसान का क्या रिश्ता हुआ होगा, और ऐसा कोई शायद जानवर नहीं है जो आपको इस रफ्तार से और इस जिस पे आप बैठ के और एक बन सके, और ये फिल्म एक्चुअली एक इंसान और एक घोड़े के रिश्ते की कहानी है। वाह। जिसमें अजय देवगन भी हैं और बहुत ही मुख्य भूमिका निभा रहे हैं इसमें। तो एक पटाक्षेप और आप करें तो बड़ा अच्छा लगेगा सर, ऑडियंस को भी, क्योंकि हमें लगता है कि बड़ा मुश्किल हो गया आज के ज़माने में इंसानों को ही समझाना। तो हम जब पढ़ा करते थे तो एक सवाल होता था कि भाई एक बार में कोई बात एक बार समझ जाए, उससे समझदार इंसान दुनिया में नहीं होता। तो वैसे तो इंसानों को समझाना ही बड़ा मुश्किल है, तो आपने वो घोड़े का जो कैरेक्टराइजेशन है वो कैसे किया? वो आपने कहाँ से उसकी कास्टिंग की? वो भी तो मुख्य भूमिका में है। हाँ, वो सिर्फ एक और घोड़ा उसके नहीं साथ है। डील करना भी सर थोड़ा सा। हाँ, इनफैक्ट फिल्म का नाम आज़ाद है, और हमारी फिल्म में घोड़े का नाम भी आज़ाद है। तो ही इज़ द सेंटर फोर्स ऑफ द मूवी। एक्चुअली मैं चाहता था उसे भी साथ ले आऊँ, मगर मुमकिन नहीं था। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एंड इट्स नॉट अ वेरी आसान फिल्म नहीं है ये कहानी बोलना और ये फिल्म को बनाना। क्योंकि जब मैंने सोचा कि ये फिल्म बनाऊं तो मुझे समझ में नहीं आया ये बनेगी कैसे। बट मेरे दिमाग में ये घोड़े का कैरेक्टर बहुत क्लियर था, उसका, जब मैं कहता हूँ वो कैरेक्टर है तो वो एक उसकी पर्सनैलिटी है, और वो अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से परफॉर्म करेगा घोड़ा। तो मैंने शुरू में सोचा कि क्या मुझे VFX में घोड़ा बनाना चाहिए, और फिर लगा कि यार VFX में वो बात नहीं बनती है, आप कितना भी रियल उसको अच्छे से बना लो, मगर एक रियल तो रियल ही होता है। और फिर कभी सोचा कि मैं विदेश से एक ट्रेन घोड़ा लेके आऊँ, जो मैंने काफ़ी वीडियोस देखे थे, तो वो भी विदेश का घोड़ा विदेशी ही लगता है, और हमारे मारवाड़ी घोड़ों जैसा नहीं है, तो कहीं फिर मैंने अपनी टीम को बोला कि यार आप जाओ देश भर ढूंढो मेरे लिए एक खूबसूरत काला घोड़ा, और वहीं से शुरुआत करते हैं। तो एक दिन मुझे फ़ोन आया कि उन्हें कहीं से खूबसूरत काला घोड़ा मिला है पंजाब के किसी गांव में। तो मैंने बोला कहाँ जा रहा हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ, घोड़े को ढूंढने जा रहा हूँ, घोड़े की फ़िल्म बनाने जा रहा हूँ, और 1920s की फ़िल्म है और इतनी महंगी फ़िल्म है, ये कैसे बनेगी। और एक मुझे लगता है फरवरी का महीना था, और मैं वहाँ गया, और सुबह 8 सवा 8 का वक्त था, और वो धुंध में से एक काला घोड़ा भागता हुआ आया मेरे, and it was love at first sight. I saw that horse and I knew he's the one. He was so beautiful, and मतलब एक आपके दिमाग में घंटी बज जाती है कि ये है, ऐसा घोड़ा एग्जिस्ट तो करता है, अब पहले इसको मैं हासिल करूं। पर वो घोड़ा ट्रेन नहीं था। फिर मैंने दुनिया भर से ट्रेनर्स मंगाए, कुछ इंग्लैंड से आए, कुछ पोर्चुगल से आए, कुछ अमेरिका से आए, और फिर घोड़े को ट्रेन भी करना था। लेकिन वो एक घोड़ा काफ़ी नहीं था, तो मुझे कुछ और भी घोड़े खरीदने पड़े।
क्योंकि अभी आप घोड़े पे फिल्म बना रहे हैं तो आप भाड़े का घोड़ा तो लेंगे नहीं, आपको चाहिए कि मेरा अपना घोड़ा हो और मैं अपने तरीके से उसे रखूं और स्टार भी होगा वो, क्योंकि यू नो ही शुड उस आप अगर जानवर पे फिल्म बनाएंगे तो आपको हर माइन्यूट डिटेल का ध्यान रखना पड़ेगा, यू नो रूल्स रेगुलेशंस, एनिमल्स को कैसे ट्रीट करना चाहिए, उसके आपको एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। तो आई हैड टू सेट अप एन एंटायर टीम फॉर दैट। फिर उसके एक तो ये डिपार्टमेंट अपने आप में ही एक मैसिव डिपार्टमेंट होता है, और फिर नए एक्टर्स हैं हमारे पास, इनकी ट्रेनिंग, और फिर इनकी ट्रेनिंग घोड़े के साथ, और तो ये जब परफॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे के साथ भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इनको घोड़े के साथ भी परफॉर्म करना है, तो उसको समझना, उसकी पर्सनालिटी को समझना, और वो घोड़ा एक्टर तो है नहीं, यू नो, तो वो जो देगा आपको उसके साथ इम्प्रोवाइज भी करना है। तो इट्स अ वेरी, बहुत ही कठिन है ये, यू नो, मतलब आपको इसके अंदर डूबना पड़ेगा और डूब के पार करने की चाह होनी चाहिए कि कैसे भी करके मुझे ये जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो मुझे पर्दे पे कैसे भी लाना है, और उसके लिए आपको पूरी टीम को के अंदर वही वाइब्रेशन डालनी पड़ती है ताकि वो भी उस फिल्म को देखना शुरू करे जैसे आप देखते हैं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस बट वेरी सेटिस्फाइंग। सर की बातों से आपको ज़रूर लगा होगा कि हाउ टफ द आर्ट ऑफ सिनेमा मेकिंग इज़, कितना मुश्किल काम है जिसे हम बहुत आसान समझते हैं। हाँ, तो मेरा अगला सवाल अमन से, क्योंकि आपके लिए मुझे लगता है कि सर ने जो कहा जी कि घोड़े के साथ ट्रीट करना, उसके साथ अपनी बॉन्डिंग इस्टेब्लिश करना, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके साथ एक बहुत बड़ा नाम फिल्म में अजय देवगन साहब हैं, जी और आप उनके भांजे भी हैं। जी तो क्या आपके जहन में कभी ये बात आई कि मैं इनसे कैसे इंस्पायर हूँ, या इनके सामने मेरा कद क्या होगा, या एक इतनी बड़ी शख्सियत भारतीय सिनेमा की, उसके सामने आप कहाँ स्टैंड करेंगे और उसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे? मैं बहुत डरा था यार, सच्ची में बहुत डरा था। लेकिन फिर आई थिंक गट्टू सर ने मुझे समझाया कि तू अपने कैरेक्टर को पकड़ और उनको अजय देवगन ही अपने कैरेक्टर के नज़रियों से देखो। फिर आई थिंक वो आसान हो गया क्योंकि आई वॉज नॉट सीइंग हिम एज द स्टार दैट ही इज़ बट रादर द कैरेक्टर दैट ही इज़। तो उसमें थोड़ी आसानी हुई। और आई थिंक घोड़े के साथ भी हमारी ट्रेनिंग बहुत एनर्जी पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी था। मैं घोड़े के साथ तबेले में सोता था, उसके साथ खाना खाता था, उधर ही रहता था 24-24 घंटे। सॉरी टू से बट उसकी पॉटी भी साफ़ करता था, सब कुछ। क्योंकि जब आप ऐसी फिल्म कर रहे हो और आप एक सीन कर रहे हो, ये नहीं है कि आप जाओगे लाइन बोलेगा और सामने वाला लाइन बोल देगा, वो घोड़ा है वो सीन में कुछ भी करेगा, तो आपको उसके साथ खेलना है। बहुत सारे सिचुएशंस हुए जब घोड़े ने अपने मन में कभी चल गया कभी, तो मेरे को आई हैड टू रियली प्ले विथ हिम ऑन दैट, सो दैट वाज रियली अमेजिंग एक्चुअली। आपको क्या कभी लगता है कि अजय सर आपके साथ थे, कोई ऐसा टिप जब आपको लगा हो कि आप किसी मुश्किल में हैं और आपको लगता है कि इस वक्त उससे बाहर निकलने के लिए किसी सलाह की ज़रूरत है, कुछ ऐसा कोई एक टिप आपको दिया हो, याद हो? जी एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बचपन से ही आई फील सिखाते आ रहे कैसे हम्बल रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, और चाहे कितना भी नाम हो ये मत भूलो कि कहाँ से आए हो, वो बहुत ज़रूरी होता है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। सच राशा, आपसे भी लगभग एक ऐसा ही सवाल, क्योंकि आपके पीछे भी एक बहुत लंबी लेगेसी है रवीना जी की, और हम सब जानते हैं कि भारतीय सिनेमा में उनका क्या स्थान है, कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और आज भी उनके काम के लिए किस तरीके से याद किया जाता है। तो क्या आपको कभी ये लगता है कि वो जो इतना बड़ा मुकाम उन्होंने हासिल किया, आपको उसे कैसे कैरी करना है, और इस फिल्म में आपकी भूमिका आपने किस तरीके से निभाई, ये सोचते हुए? तो ऑब्वियसली जो मम्मी ने किया है अपने करियर में मैं कभी टच नहीं कर पाऊँगी, लेकिन इस लेगेसी का हिस्सा होना मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है। मैं कोशिश करूँगी, मेहनत करूँगी, जो मैं बेस्ट कर सकती हूँ मैं करूँगी, और फिर उसके आगे जो भगवान बोले वही होगा। बहुत खूबसूरत। सर, हमें लगता है कि जब हम पीरियड ड्रामा देखते हैं या फिर आज का प्रेजेंट टाइम पर बेस्ड सिनेमा देखते हैं, तो म्यूज़िक को लेकर एक बड़ा कश्मकश रहता है। आपके साथ तो उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आम ऑडियंस के नज़रिए से जब हम म्यूज़िक के थ्रू किसी पीरियड को आइडेंटिफाई करते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं, और डेफिनेटली आपकी तीनों ही फिल्मों में जो अभी रिसेंट फिल्म है उनमें म्यूज़िक आपकी पहचान रही है,
बहुत एक अलग किस्म का म्यूज़िक है। इस फिल्म में म्यूज़िक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने किस तरीके का जोनर यूज़ किया है? जितनी मैंने फिल्में बनाई है, या यू आर राइट, म्यूज़िक रॉक ऑन में भी वो तो म्यूज़िक के बारे में ही थी, लेकिन उसके बाद मैंने काफ़ी काम अमित त्रिवेदी के साथ किया। और वो एक डिपार्टमेंट है म्यूज़िक का जहाँ पे मैं खुद कुछ कर नहीं सकता। अगर फिल्म लिखनी होती है तो मुझे पता है कि लिखना कैसे होता है, डायरेक्शन मुझे आती है थोड़ी बहुत, लेकिन म्यूज़िक में सिर्फ अपने म्यूज़िक कंपोज़र को ना अपनी बात समझा सकता हूँ, उसको इंस्पायर कर सकता हूँ, उसको मैं कहानी के अंदर से घुमा सकता हूँ और कैरेक्टर्स के बारे में बता सकता हूँ, उस सिचुएशन के बारे में बता सकता हूँ। मगर जब वो धुन उस कंपोज़र से निकलती है, वो सरस्वती माता की देन है उसको। वो हैं अमिताभ भट्टाचार्य हैं, स्वानंद किरकिरे हैं। जब ये रिस्पॉन्ड करते हैं मेरे थॉट को, जो मैं उनको बताता हूँ, मैं खुद दंग रह जाता हूँ कि इनमें इतनी कला कैसे है। ये मेरी सोच को इन शब्दों में कैसे मेरे पास मुझे वापस सुनाते हैं, या धुनों में कैसे मेरी बातों को सुनाते हैं। मैं खुद हैरान रह जाता हूँ और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वही करवाता होगा मेरे लिए। या तो मेरी कहानियों में कुछ सच्चाई होगी, या मेरे किरदारों में कुछ सच्चाई होगी, जो वो ऐसे रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। एंड जो आत्मा आ जाती है इन कहानियों में, वो उनके ज़रिए ही आती है। और इवन जैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, मैं एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूज़िक कंपोज़र के साथ मेरी सारी फिल्में उन्होंने की है, हितेश सोनिक। सो ये एक गिफ्ट है इन लोगों के पास, जो मैं आई एम हम्बल्ड बाय इट। सर झुकाना झुकता ही है उनके सामने। और आप आज़ाद की म्यूज़िक की बात करें तो ये, और हर कहानी ही बोलती है कि उसे किस किस्म का म्यूज़िक चाहिए। ये मैं नहीं बोलता, वो मुझसे बुलवाती है। और मेरा मानना है कि मैं फिल्म नहीं बनाता, ये फिल्म मुझे चुनती है। मुझे चुनती है कि मुझसे बुलवाया जाए। तो और हर कहानी, हर किरदार अपना ही एक रूप लाती है, अपना ही एक धुनें लाती हैं। अभी आज़ाद 1920s की फिल्म है। घोड़ा इज़ द सेंटर फोर्स ऑफ द फिल्म। तो घोड़े को लेके काफ़ी कॉम्पोजिशंस बनी हैं, बट उसमें और भी फ्लेवर्स है फिल्म में। एक रोमांस भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट है इस फिल्म का। तो अभी हमने रिसेंटली एक गाना रिलीज़ किया है, बिरंगे, बट और 4 गाने आने वाले हैं, तो दिल थाम के बैठिए। हमारी ज़ुबान पर सिनेमा हॉल से निकलने के बाद उसके गानों के कुछ अल्फाज, पहली लाइन ज़ुबान पर चढ़ जाया करती थी। अब ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इस फिल्म में ज़रूर ऐसे कुछ सॉन्ग्स होंगे जो सिनेमा हॉल से निकलने के बाद दर्शक गुनगुनाते हुए जाएंगे। सर, क्या कोई ऐसा लम्हा फिल्म में आया, जैसा आपने घोड़े के साथ पूरे ट्रीटमेंट की बात की, कि आपके इंस्ट्रक्शंस उसने फॉलो ही ना किए हों? आप लोगों को उससे जूझना पड़ा हो कि भाई मान ले हमारी बात? नहीं, शुरू में क्या था कि किसी ने ऐसी फिल्म बनाई नहीं है हमारे देश में। इंटरनेशनली कुछ फिल्में बनी हैं, बट हमने कभी ऐसे इस किस्म के जानवर के साथ कभी काम नहीं किया है। तो हमारे यूनिट को, हमारे क्रू को पता नहीं था, तो रोज़ एक सीखने का दिन था। एवरी डे वी वर लर्निंग। एंड कुछ 10 दिन या 15 दिन बाद सब सेट पे भी सब ट्यून में आ गए। और एक ऐसा वक्त आया जब वो घोड़ा सेट पे आता था, देयर वुड बी पिन ड्रॉप साइलेंस, क्योंकि सब उसकी इज्जत करने लगे। और हमने ये सीखा कि घोड़ा इतना सेंसिटिव है कि उसको पता था कि 15वें दिन पे वो भी यहाँ पे काम करने आया है। और ही वाज समवेयर, जैसे अमिताभ बच्चन सेट पे आता है तो हमने वही इज्जत उस जानवर को भी दी। हर क्रू मेंबर ने उसे दी। और जब वो आता था तो कट करके अपने मार्क पे खड़ा होता था। उसे मेरे फर्स्ट एडी की आवाज़ तक पता थी। एंड जब वो रोल साउंड बोलता था तो पहले उसको एक रिहर्सल कराते थे, उससे करवाना क्या है। तो पहले वो कभी वो अपने मन का ही ऑब्वियसली करेगा, बट पहले टेक या दूसरे टेक के बाद उसे समझ में आ गया कि उसे करना क्या है। हम उससे क्या करवा रहे हैं। और रोज साउंड पे टक टक वो खुद रेडी हो जाता था। सो इट वाज अ माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस टू इंटरेक्ट विद एन एनिमल एंड शेयर एनर्जीज विद हिम, एंड रिस्पेक्ट इट। एंड क्योंकि अगर कोई जानवर होगा सेट पे तो कोई हाउ इतना टेंशन होता है सेट पे, इतना स्ट्रेस होता है सेट पे कि टाइम, योर स्केड्यूल्स हैव टू बी मेंटेन्ड, एक्टर्स हैव टू गेट रेडी, बट ही वाज ट्रीटेड सो ब्यूटिफुली। एंड वो भी रिस्पॉन्ड करता था। और मुझे लगता है कि है उनमें एक समझ।
it was an incredible experience. एक बहुत बड़ा सवाल सबकी तरफ से हमेशा पूरे देश भर में ये सोचा जाता है कि देयर इज अ टर्म विच इज कॉल्ड नेपोटिज्म। आज दो नौजवान साथी हमारे साथ हैं और एक सीनियर मोस्ट डायरेक्टर हमारे साथ हैं। मुझे लगता है कि ये सवाल का जवाब इससे ज़्यादा सच्चाई के साथ कोई और जगह नहीं हो सकती जब हमें मिल सके। आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा पहले और फिर सर आपसे कि आपको क्या लगता है कि आपको क्या औरों से कम मेहनत करनी पड़ती है? देखिए ये सवाल तो एक्सपेक्टेड होता है हमेशा, लेकिन ये एक्चुअली बात पैशन की होती है। जो परिवार में हम पैदा होते हैं, हमारा एनवायरनमेंट भी वैसा होता है कि हम बचपन से ही देखते हैं कि फिल्में कैसे बनते हैं और वो एक बच्चे की ड्रीम बन जाती है, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो कुछ भी हो। बट वो एक जब आप अपने पेरेंट्स और अपने रिलेटिव्स को एक काम करते देखो, पैशनेट हो जाते हो उसके बारे में, यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। एंड शायद अभी वो टर्म थोड़ा व्हाट्स द वर्ड फॉर इट, नेगेटिव हो गया है, बट आई फील लाइक उससे बेटर वर्ड होती है लेगेसी। और अगर आप मेहनत करो, फुली अग्री दैट अपॉर्चुनिटी थोड़ी इजी मिलती है, देयर इज नो डिनाइंग दैट, बट उसमें मेहनत बिल्कुल कम नहीं होती और आपकी टैलेंट बिल्कुल कम नहीं होती, क्योंकि ऑडियंस एंड में डिसाइड करती है कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। राशा? सर वही है कि बस मेहनत करना है, कि मैं अग्री करती हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी आसानी से मिला है, लेकिन इसके बाद जो हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे इस अपॉर्चुनिटी के साथ, वो हमारे ऊपर है। तो मैं अपना बिल्कुल बेस्ट करूँगी और बस वही है, और क्या, आई डोंट नो व्हाट एल्स। बीइंग अ डायरेक्टर, आपको इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जब भी मैंने नए एक्टरों के साथ काम किया है, मैं किसी को लॉन्च करने निकलता नहीं हूँ। ये इनको शायद आसानी से मौका मिलता होगा, मगर मुझे आसानी से तो नहीं मिलता है। जो कहानियाँ मैं बोलने जाता हूँ वो बहुत डिफ़िकल्ट कहानियाँ होती हैं, और ज़्यादातर इन कैरेक्टर्स के जो किरदार होते हैं, ये यंग कैरेक्टर्स होते हैं। ये इनकी उम्र होती है 19 और 23 के बीच में, और हमारे देश का जो एक्चुअली दुनिया में सबसे ज़्यादा 19 से लेकर 25 तक यंगेस्ट पॉपुलेशन इज़ इन दिस कंट्री। लेकिन होता क्या है कि जितने हमारे एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स हैं वो सब 30-35 के ऊपर के हैं, मगर दे आर प्लेइंग 19-20 ईयर ओल्ड कैरेक्टर्स। तो मुझे वो थोड़ा सा अजीब लगता है, और मुझे लगता है कि यहाँ के जो हमारी यूथ है, उनको एक यूथ अपने हम उम्र के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि हम उम्र के लोगों में वो थोड़ी सी एमेच्योरिशनेस भी होती है, थोड़ी सी इमेच्योरिटी होती है, इनोसेंस होती है। फॉर दैट यू नीड न्यू एक्टर्स। और मैं एक्चुअली कहानी बोलने निकलता हूँ, मगर एक्टर बाय चांस जुड़ जाते हैं। मगर लोगों के दिमाग में एक्टर को लेके इतना फैसिनेशन है कि उनको लगता है एक्टर बनना ही सब कुछ है। मुझे अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री का बेटा डायरेक्टर बनता है या म्यूजिक कंपोजर बनता है, वो उसको बोलते हैं हट जा, एक्टर कैसे बन सकता है? एक्टर बनना इतना बड़ा, आई थिंक इट्स जस्ट जो दिखता है वो बिकता वाला हिसाब है, बट दैट्स द फैसिनेशन फॉर इट। और नेपोटिज्म जिसे कहते हैं आप, नेपोटिज्म क्या होता है? नेपोटिज्म वो होता है कि आप अपने बच्चे को बढ़ाने के लिए किसी और के बच्चे को दबाएं। ये तो मैं नहीं करता। ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये मेरे कॉलीग्स के बच्चे हैं, और मैं फिल्म बनाने निकला हूँ। इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है आसानी से, लेकिन इनके माँ बाप ने मेहनत की है इतने सालों से, तो ठीक है मिल जाती है इनको, लेकिन मैं किसी और को दबा तो नहीं रहा। मैं जब इनको मौका देता हूँ तो सुशांत सिंह राजपूत को भी मौका देता हूँ, एंड ही इज़ ऑल्सो डिलीवरिंग। सो मेरी नज़रों में ये, और अगर मैं सिर्फ यही देख के चलूँ तो मैं फिल्में बनाने निकला हूँ। मैं ऑलरेडी जो मैसेजेस मेरी कहानियों में होते हैं वो ऑलरेडी सोशल वर्क के बारे में होते हैं, बट मैं सोशल वर्क करके अपने सोशल वर्क का मैसेज तो नहीं दे सकता। इट्स सच अ डिफिकल्ट थिंग टू मेक अ मूवी इन इटसेल्फ। सो इट्स टफ, एंड ऊपर वाला है सबके लिए, जिसको मिलेगा मौका वो मिलेगा।